गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में विदेशी विनिमय बाजार एवं विनिमय दर के निर्धारण के अंतर्गत थर्ड सिद्धांत जो कि आपका भुगतान संतुलन सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। विनिमय दर निर्धारण के 3 सिद्धांत बताए गए थे आपको, जिसके अंतर्गत फर्स्ट सिद्धांत था टकसाली या टंक समता सिद्धांत, दूसरा क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो कि अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा पर आधारित था, जबकि टकसाली या टंक समता सिद्धांत आपका स्वर्णमान या रजतमान पर आधारित था। नेक्स्ट जो कि भुगतान संतुलन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। भुगतान संतुलन सिद्धांत हेडिंग डालिए। भुगतान संतुलन सिद्धांत। इस सिद्धांत में या इस सिद्धांत के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। इसके अंतर्गत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, जो कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों में आते हैं, उन्हीं को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मत है कि विदेशी विनिमय के बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में देश के नागरिक अपनी बचत को अपने देश में या विदेश में निवेश करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जहां उन्हें अच्छा लगता है, जहां पर उन्हें लगता है कि मेरे को यहाँ पर लाभ ज़्यादा प्राप्त होगा, तो वो अपनी बचतों को या विनियोग को निवेश कर सकते हैं अपने देश के अंदर या विदेशों के अंदर। इस सिद्धांत को विनिमय निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? विनिमय निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। भुगतान संतुलन सिद्धांत में विनिमय दर निर्धारण को समझने हेतु आवश्यक है कि विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति को समझा जाए कि विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति ये 2 तत्व हैं, इसके द्वारा ही भुगतान संतुलन सिद्धांत में विनिमय दर का निर्धारण होगा। इसके अंतर्गत आज इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप हेडिंग डालिए मुद्रा की मांग। मुद्रा की मांग जिस प्रकार से वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, उसी प्रकार विनिमय दर और मुद्रा की मांग में भी उल्टा संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार डीडी वक्र बनाते हैं अपन, जिसमें वस्तु की कीमत और मांग की मात्रा को दर्शाया जाता है और इन दोनों में विपरीत संबंध होता है, इसी प्रकार मुद्रा की मांग, विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर विनिमय दर ज्यादा होगी तो मांग कम होगी और अगर विनिमय दर कम होगी तो मांग ज्यादा होती है। इसको चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। इसके अंतर्गत किसी भी देश की जो मुद्रा की मांग है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। उन बातों के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस कारण जो है मुद्रा की मांग की जाती है। इसके अंतर्गत सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डालिए विदेशी विनिमय दर। यहाँ डाल लीजिए फर्स्ट पॉइंट विदेशी विनिमय दर। जो विनिमय दर का जो निर्धारण होता है, जो कि मुद्रा की मांग और पूर्ति के संतुलन से होता है,
तो जो विनिमय दर है वो भी मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जिस प्रकार से वस्तु की कीमत और मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध होता है, उसी प्रकार विनिमय दर और विदेशी जो ये मुद्रा की मांग है उन दोनों में भी विपरीत संबंध पाया जाता है। इसको आप चित्र के द्वारा कर सकते हैं। यदि मांग अधिक होती है तो विनिमय दर बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर विनिमय दर ज़्यादा होती है तो मांग कम होगी, विनिमय दर कम होगी तो मांग ज़्यादा होती है। इसे आप चित्र में भी आपको अभी बना देती हूँ ताकि जैसे जैसे अपन चर्चा करेंगे आपको पता रहेगा। इसके अंदर देखिए एक्स एक्स पर और ये आपका वाई एक्स है, वाई एक्स पर विनिमय दर होगी और जो एक्स एक्स है उस पर होगी मुद्रा की मांग, मुद्रा की मांग, क्योंकि अपन मांग पक्ष की चर्चा कर रहे हैं मुद्रा की मांग की। ये जो आपका डीडी वक्र है ये देखो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ये आपका डीडी वक्र है। जिस प्रकार से वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में संबंध होता है उसी प्रकार इसमें भी ये संबंध पाया जाता है। ये आप बना लो, इसको मैं बता देती हूँ। देखो जब विनिमय दर इतनी थी तो मुद्रा की मांग इतनी थी, जब विनिमय दर घट गई तो मुद्रा की मांग बढ़ गई। इस प्रकार ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, सिर्फ अपने को डीडी वक्र ही बनाना है। ये बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बनाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या आप डीडी वक्र बना लीजिए। इस डीडी वक्र को या ये डीडी वक्र जो है मुद्रा की मांग को शो कर रहा है किन किन कारणों से मुद्रा की मांग की जाती है इसके बारे में बताया हुआ है। इसको मैं वापस बना देती हूँ, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये आपका डीडी वक्र है। तो विनिमय दर का मुद्रा की मांग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। यदि मांग अधिक होती है तो विनिमय दर बढ़ जाएगी। यदि हम मुद्रा की मांग ज्यादा मात्रा में करने लग जाएंगे तो विनिमय दर क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरी बात जो कि मुद्रा की मांग को प्रभावित करती है वो है पूंजी खाते की प्राप्तियां। पूंजी खाते की प्राप्तियां, ये भी मुद्रा की मांग को कैसे प्रभावित करती है। ये मुद्रा की मांग क्यों की जाती है इसके बारे में दूसरा पॉइंट है आपका पूंजी खाते की प्राप्तियां। देखो दो खाते हैं होते हैं, एक तो होता है व्यापार खाता, एक होता है भुगतान संतुलन के अंतर्गत पूंजीगत खाता। तो विदेशी नागरिकों द्वारा विदेशी नागरिक जो कि हमारे देश में अपने देश में प्रतिभूतियां खरीदने पर अपने देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। अगर विदेशी नागरिक हमारे देश की प्रतिभूतियों को खरीदेंगे तो उन्हें अपनी करेंसी को हमारे देश की करेंसी में बदलना होगा। जब डॉलर जैसे अमेरिका मान लेते हैं, अमेरिका के व्यक्ति हमारे देश में हमारी प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसमें पहले बता दिया कि भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि उसकी बचत या जो विनियोग होता है उसको वो कहीं पर भी निवेश करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो विदेशी नागरिक जिसमें अमेरिका का व्यक्ति अगर भारत की प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहता है तो पहले उसको डॉलर को रुपए में बदलना पड़ेगा। तो रुपए में बदलने के लिए वो हमारी देश की करेंसी की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो विदेशी नागरिकों के द्वारा हमारी प्रतिभूतियों में जब निवेश या खरीदने पर हमारे देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी। इससे देश के भुगतान संतुलन की पूंजी खाते में लिखी जाती है। जो रुपया प्राप्त हो रहा है, जो करेंसी प्राप्त हो रही है डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करने के बाद, वो सारा पैसे का लेन देन कौन से
से खाते में लिखा जाएगा? पूंजी खाते में लिखा जाता है। इस प्रकार विदेशी नागरिकों द्वारा हमारे ऋणों का भुगतान भी हमारे देश की मुद्रा की मांग को बढ़ाते हैं। विदेशी नागरिक जो कि हमारे यहाँ से वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, जो है वो उनका आयात हो गया, हमारा निर्यात हो गया। हमारे यहाँ या हमारे देश के द्वारा जब ज्यादा वस्तुएं निर्यात होने लगेगी या विदेशी नागरिक हमारे यहाँ की वस्तुओं को खरीदेंगे तो उन्हें उनकी देश की करेंसी को हमारे देश की करेंसी में बदलना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप वो उस करेंसी को हमारे देश में बदलने के कारण मुद्रा की मांग करते हैं। इस प्रकार विदेशी नागरिकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में खरीदने या हमारे देश की वस्तुओं को खरीदने के लिए देश की मुद्रा की मांग की जाती है। नेक्स्ट है आपका निर्यात से प्राप्त आय। थर्ड पॉइंट क्या होगा? निर्यात से प्राप्त आय। जब हमारे देश के द्वारा विदेशों को वस्तुएं निर्यात की जाएगी तो उन्हें हमें जो भुगतान करना पड़ेगा वो हमारे देश की करेंसी में करना होगा। तो वो क्या करेंगे? अपनी करेंसी को हमारे देश की करेंसी में बदलने के लिए हमारे देश की मुद्रा की मांग करेंगे। इस प्रकार निर्यातों से आय प्राप्त होती है। तो निर्यात एवं सेवाओं से प्राप्त आय को भुगतान संतुलन में सम्मिलित किया जाता है। दो खाते आगे जब अपन चलेंगे तो व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन पढ़ेंगे। तो वस्तु और सेवाओं जो कि निर्यात की जा रही है उन सबको पूंजीगत भुगतान संतुलन के खाते में लिखा जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है लाभांश तथा ब्याज। लाभांश तथा ब्याज हमारे देश के नागरिक यदि विदेशों में विनियोग करते हैं तो उस विनियोजित पूंजी पर हमें लाभ प्राप्त होता है, हमें ब्याज प्राप्त होता है, जिससे हमारे देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे विदेशी व्यक्ति है, वो हमारे देश में या खुद के देश में निवेश या व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। उसी प्रकार हमारे देश के व्यक्ति भी हमारे देश के अंदर या विदेशों में जो है विनियोग करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार उस विनियोग करने के कारण जो उसे लाभ प्राप्त होगा या उसने पूंजी किसी को ब्याज पर दी है, उससे जो आय प्राप्त होगी ब्याज के रूप में, उससे भी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है या मुद्रा की मांग करते हैं। इस प्रकार ये चित्र मैंने आपको बताया, इस रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि मुद्रा की विनिमय दर जितनी कम होगी इसकी मांग अन्य देशों में उतनी ही अधिक होगी। जैसे कि अभी आपको यहाँ से बताया था मैंने कि अगर विनिमय दर कम होगी तो हमारे देश की मुद्रा की मांग ज्यादा होगी। विनिमय दर अगर ज्यादा होती है तो मुद्रा की मांग कम की जाती है। इस प्रकार विनिमय दर और मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है या विपरीत संबंध होता है। इस चित्र को बना लो और ये 4 पॉइंट है मुद्रा की मांग के, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मुद्रा की पूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति भुगतान संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा की विदेशों में होने वाली पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं से आयात, लाभांश एवं ब्याज के देय भुगतानों पर निर्भर करेगी कि हम आयात कितना कर रहे हैं, वो लोग हमारे यहाँ पर कितना निवेश कर रहे हैं, कितनी पूंजी को यहाँ पर लगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है मुद्रा की पूर्ति। तो देश के नागरिक जब अन्य देशों
बढ़ जाती है। हमारी मुद्रा की पूर्ति कैसे बढ़ेगी? हमारे देश के नागरिक जब विदेशों में पूंजी को विनियोजित करते हैं, पूंजी को निवेश करते हैं, जब पूंजी को निवेश करेंगे तो लाभ के रूप में, ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। मुद्रा की पूर्ति विनिमय दर पर निर्भर करती है। जैसे कि अभी मैं डायग्राम के द्वारा आपको बताऊंगी, जिस प्रकार से विनिमय दर और मुद्रा की मांग में विपरीत संबंध होता है, उसी प्रकार से मुद्रा के पूर्ति वाले डायग्राम में आपको ये धनात्मक संबंध को शो करेगा, धनात्मक संबंध को बताएगा। तो मुद्रा की पूर्ति विनिमय दर पर भी निर्भर करती है। विनिमय दर एवं स्वदेशी मुद्रा की पूर्ति में धनात्मक सहसंबंध होता है। जो मुद्रा की पूर्ति होती है उसमें और विनिमय दर, इन दोनों में कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है, जो कि आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए चित्र बना लीजिए पहले। यह आपका कोई एक्स है, एक्स 0 y, यहाँ पर क्या आएगा? मुद्रा की पूर्ति, और यहाँ क्या आएगा? विनिमय दर। विनिमय दर कर लीजिए या मुद्रा का मूल्य। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब देखो, जैसे पूर्ति वक्र होता है, इस प्रकार वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति में सीधा संबंध होता है, उसी प्रकार विनिमय दर और मुद्रा की पूर्ति में भी सीधा संबंध होता है। और ये बन गया आपका एसएस वक्र। क्या बनाइए? एसएस वक्र। थोड़ा सा इस प्रकार बना लीजिए इसको। इसके अंतर्गत भी विनिमय दर और मुद्रा की पूर्ति में जो धनात्मक संबंध पाया जाता है वो चित्र से स्पष्ट होता है। मुद्रा की पूर्ति के बारे में बात करते हैं तो देश के नागरिक जो जब अन्य देशों में पूंजी विनिमय करना चाहते हैं, किस रूप में? ब्याज, लाभांश से जो उन्हें आय प्राप्त होती है, इसके अलावा वो आयात करते हैं, उससे हमारे देश की मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। और इस प्रकार मुद्रा की पूर्ति और विनिमय दर में जो है विपरीत संबंध आपको चित्र के द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जब मुद्रा की मांग और जब मुद्रा की पूर्ति हो जाती है तो बात करेंगे साम्य स्थिति की। इस डायग्राम को बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साम्य स्थिति, मुद्रा की मांग और पूर्ति के संतुलन को किस चीज से बताया जाता है? वो बताया जाता है साम्य स्थिति से, या आप इसे संतुलन की स्थिति भी बोल सकते हो। संतुलन की स्थिति, बात एक ही है, संतुलन की स्थिति। जब मुद्रा की मांग और पूर्ति हमारे सामने आ जाती है, उसके बाद संतुलन की स्थिति की बात करेंगे। यहां लिखिए साम्य स्थिति या संतुलन स्थिति। विनिमय दर में परिवर्तन होने पर मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाएंगे। ये आपको पता है, जब विनिमय दर बढ़ जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति
पूर्ति में भी परिवर्तन होगा। जब विनिमय दर बढ़ जाएगी तो मुद्रा की पूर्ति में भी परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि और कमी से शो होता है कि परिवर्तन का मतलब जो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। लेकिन जब आप वृद्धि बता रहे हो तो वृद्धि होगी, जब कमी बता रहे हो तो कमी होगी, और परिवर्तन में वृद्धि और कमी दोनों ही चीजें आती है। यदि मांग में वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। इसको चित्र के द्वारा करेंगे। प्रस्तुत चित्र में वही OX या 0x अक्ष है जो कि किसको बताएगा, मुद्रा की मांग और पूर्ति को बताएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए मुद्रा की मांग ऑब्लिक पूर्ति, या मांग और पूर्ति को मात्रा के द्वारा भी शो कर सकते हो। यहाँ पर मुद्रा की मात्रा लिखी जाती है तो वहां पर मांग और पूर्ति दोनों ही आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो मुद्रा है वो कौन सी है, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। यहाँ पर रहेगा आपका वही विनिमय दर, जो कि कौन से अक्ष पर, 0y अक्ष पर विनिमय दर को शो करना है। यह आपका डीडी वक्र है जो कि अपन ने पहले बनाया था मुद्रा की मांग से संबंधित। यह आपका एसएस वक्र है जो कि मुद्रा की पूर्ति को बताता है। इन दोनों के कटान बिंदु पर, ये P बिंदु पर जो है संतुलन होता है और ये x अक्ष पर हम लेके जाते हैं। यहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति बताई गई है। यहाँ पर P बिंदु जो संतुलन बिंदु है, यहाँ पर विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति कितनी है, M, और विनिमय दर कितनी है, N। ये आपकी संतुलन की स्थिति है। किसकी स्थिति है, संतुलन स्थिति या साम्य स्थिति, कुछ भी बोल सकते हो। ये इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, ये अपन इधर चित्र की तरफ लिखेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि मेरे को यहाँ पर dd वक्र और dd1 और dd2 भी बनाने हैं। अब ये आपकी साम्य स्थिति प्राप्त हो गई जो कि SS वक्र और dd वक्र के कटान बिंदु से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं यदि मांग में वृद्धि हो जाए, मांग में वृद्धि हो जाएगा तो मांग वक्र किस तरफ शिफ्ट होगा, ऊपर की तरफ दाईं ओर विवर्तित हो जाएगा। ये देखो मांग में वृद्धि हो गई, मांग में वृद्धि हो गई तो मांग वक्र आपका दाईं तरफ शिफ्ट हो गया, दाईं तरफ या ऊपर की तरफ, कुछ भी बोल सकते हो। इससे देखो संतुलन P से P1 हो जाएगा, या आपकी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति M1 हो जाएगी और विनिमय दर बढ़कर N1 हो जाती है। विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर या मांग में वृद्धि हो जाए तो मांग वक्र आपका दाईं ओर विवर्तित हो जाएगा, और दाईं ओर विवर्तित होने से संतुलन P से P1 और विनिमय दर 0n से बढ़कर N1 हो जाएगी, और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति जो है आपकी M1 हो जाती है। इसी प्रकार यदि पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो मुद्रा का पूर्ति वक्र विवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार देखो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति वक्र इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दाईं तरफ। ठीक है, मैं इसको बना रही हूँ, इसमें आपको बता रही हूँ। इसी प्रकार अगर मुद्रा की मांग में कमी हो जाती है, मुद्रा की मांग में कमी हो जाएगी तो मांग वक्र आपका नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वो होगा D2 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 D2। इससे नया संतुलन बिंदु P2 हो जाएगा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति M2 हो जाएगी और आपकी विनिमय दर घटकर N2 हो जाती है। ये जो कि नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है ये बाईं तरफ होता है। किस
बाईं तरफ। ये आपका नीचे की तरफ जो शिफ्ट हुआ है ये हुआ है बाईं तरफ, इसको यहाँ लिख दीजिए बाईं तरफ। अगर मुद्रा की मांग कम हो जाती है तो विनिमय दर भी कम हो जाएगी। इस प्रकार जहां मांग और पूर्ति वक्र परस्पर मिलेंगे वहां पर विनिमय दर का निर्धारण होगा। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो मुद्रा की पूर्ति भी आपकी दाईं और बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी और संतुलन भी परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे विनिमय दर भी परिवर्तित हो जाएगी। उपयुक्त रेखा चित्र में 0x अक्ष पर स्पष्टीकरण बता रही हूं मैं आपको। 0x अक्ष पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बताई गई है और 0y अक्ष पर विनिमय दर का या मुद्रा का मूल्य लिया गया है। मुद्रा के मांग वक्र DD होने तथा पूर्ति वक्र SS के होने पर दोनों के कटान बिंदु P बिंदु पर संतुलन होता है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग 0M और विनिमय दर 0N निर्धारित होती है, जो कि आपको मैंने बता दी। इसके बाद मुद्रा के मांग वक्र के D से D1 होने पर, क्यों? क्योंकि मुद्रा की मांग क्या हो गई? बढ़ गई। तो हमारा जो पूर्ति वक्र है वो उसको यहाँ पर स्थिर माना गया है मुद्रा की पूर्ति वक्र को, जिससे नया संतुलन बिंदु P से P1 निर्धारित होगा और विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति आपकी 0M से बढ़कर 0M1 हो जाती है। इसी के आगे जब मुद्रा की मांग में कमी हो जाती है, जो कि कमी होकर मांग वक्र आपका बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा और बाईं तरफ शिफ्ट होने से देखो नया संतुलन बिंदु P2 पर निर्धारित होगा, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति M2 और विदेशी विनिमय दर जो है 0N2 पर आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भुगतान संतुलन सिद्धांत के अनुसार प्रतिकूल भुगतान संतुलन होने पर मुद्रा की मांग में कमी होगी। यदि हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल है, हमारे निर्यात तो हो रहे हैं कम और आयात हो रहे हैं ज्यादा। जब आयात ज्यादा होंगे तो हमारे देश के जो भी हमें भुगतान करना पड़ेगा वो विदेशी करेंसी में करना पड़ेगा, क्योंकि निर्यात ज्यादा हो रहे हैं और हमें विदेशी मुद्रा कम प्राप्त होगी। और जब अनुकूल भुगतान संतुलन होगा तो हमें हमारा जो मांग वक्र है वो D से D1 हो जाएगा। और वो कब होगा? जब हमारे निर्यातों में वृद्धि होगी और आयातों में कमी होती है। इस प्रकार भुगतान संतुलन अनुकूल होने पर मुद्रा की मांग बढ़ जाएगी और मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो विनिमय दर भी बढ़ जाती है। इसके अंदर आप इस तरफ लिख लीजिए DD व SS वक्र पर संतुलन प्राप्त होगा। संतुलन प्राप्त होगा जब भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा। और प्रतिकूल कब होगा? जब प्रतिकूल होगा, इसमें कर दीजिए आयात ज्यादा, निर्यात कम, अर्थात करके कर दो, अर्थात आयात ज्यादा निर्यात कम। तो DD वक्र बाईं तरफ, DD वक्र बाईं तरफ विवर्तित होकर D2 हो जाएगा, जिससे विनिमय दर 0N से
जाएगी, 0 एंड 2 पर आ जाएगी। यदि भुगतान संतुलन, यदि भुगतान संतुलन अनुकूल हो तो, अनुकूल हो तो अर्थात वही निर्यात ज्यादा आयात से, तो डी वक्र दाईं तरफ विवर्तित होकर D1 हो जाएगा, जिससे विनिमय दर, विनिमय दर 0n से बढ़कर 0n1 हो जाए। इस प्रकार आप इस चित्र के बाद ये चीज बता सकते हो कि भुगतान संतुलन जब अनुकूल है तो क्या होगा, भुगतान संतुलन प्रतिकूल है तो क्या होगा, और इस प्रकार ये चित्र का आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा और ये भुगतान संतुलन सिद्धांत कंप्लीट होता है डायग्राम के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भुगतान संतुलन सिद्धांत के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद इसके दोष किए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में।